हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्लेटो के संपत्ति का साम्यवाद का सिद्धांत क्यों अपनाया गया, क्यों प्लेटो ने शासक वर्ग, सैनिक वर्ग को संपत्ति से वंचित रखा। आज आज हम आगे देखेंगे कि प्लेटो का जो संपत्ति का साम्यवाद है उसके पीछे उसने क्या क्या तर्क दिए थे इनके बारे में, तथा प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की क्या आलोचना की जाती है, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखने का कष्ट करें। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद के औचित्य को सिद्ध करने के लिए नैतिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक और राजनीतिक तर्कों के रूप में अनेक आधार प्रस्तुत किए हैं, परंतु संपत्ति के साम्यवाद का मूल आधार व्यवहारिक तथा राजनीतिक है। प्रमुख आधारों को हम एक स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से समझेंगे। पहला जो आधार है वह है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक आधार पर प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद को स्पष्ट करने का प्रयास किया। प्लेटो ने मनुष्य की आत्मा के 3 गुण माने विवेक, शौर्य और तृष्णा। इन तीनों गुणों के आधार पर प्लेटो ने समाज को 3 भागों में बांटा है: शासक, सैनिक और उत्पादक। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और शासक तथा सैनिक वर्ग के लिए अपने कर्तव्य पालन के लिए आर्थिक वृत्तियों का त्याग किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनमें विवेक और शौर्य के स्थान पर तृष्णा जो तत्व है, इंद्रिय या तृष्णा का तत्व प्रबल हो जाएगा। इस प्रकार शासक वर्ग में विशुद्ध विवेक और सैनिक वर्ग में शौर्य, शासक में विवेक बनाए रखने के लिए इन वर्गों के संबंध में संपत्ति का साम्यवाद को अपनाया जाना आवश्यक था। दूसरा आधार है दार्शनिक, फिलोसॉफिकल बेस। प्लेटो के साम्यवाद का दार्शनिक आधार विशिष्टीकरण पर आधारित है। विशिष्टीकरण और विभाजन, इन दोनों तत्वों पर प्लेटो के संपत्ति का साम्यवाद का आधार है। इस सिद्धांत का आशय यह है कि जिन्हें शासन जैसा महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है उन्हें सभी सांसारिक तत्वों से बचकर रहना चाहिए जो शासन कार्य में बाधा डालते। धन एक ऐसा तत्व है जो संरक्षक वर्ग को इससे अलग रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब शासकों का प्रशिक्षण ही अलग कार्य के लिए हुआ है तो उन्हें श्रेष्ठ नियमों के अधीन रहना चाहिए। उनके लिए जो नियम होंगे वो सामान्य वर्ग के लोगों से अलग होंगे। तीसरा आधार है नैतिक आधार। नैतिक आधार पर भी प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है। एक विद्वान हुए बाकर, उनके अनुसार संपत्ति के उन्मूलन के लिए जो तर्क उसने प्रस्तुत किए हैं वे पूर्णतया नैतिक हैं। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति और समष्टि के पारस्परिक संबंधों को समुचित रूप से निर्धारित करना था। एक तरफ है व्यक्ति, दूसरी तरफ है समष्टि। समष्टि को हम मान सकते हैं राज्य भी मान सकते हैं, व्यक्ति और समष्टि। वह इस गलत धारणा को समूल नष्ट करना चाहता था कि व्यक्ति का इकाई के रूप में केवल मात्र अपने संतोष के लिए ही अस्तित्व है। उसकी मान्यता थी कि जिस संपूर्ण जीवन की कामना एवं लालसा किसी व्यक्ति की होनी चाहिए, उस संपूर्ण जीवन की प्राप्ति केवल तभी हो सकती है जबकि व्यक्ति समष्टि के एक अंग के रूप में अपने अस्तित्व को स्वीकारे।
और अपने योग्य स्थान तथा कार्य क्षेत्र का निर्धारण करे, अपने कर्तव्यों का अत्यंत निष्ठा के साथ पालन करे। इस प्रकार जीवन को अनुशासित करने को ही प्लेटो ने न्याय की संज्ञा दी है कि डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए। जीवन जो है हमारा वह अनुशासित होना चाहिए। इसको प्लेटो ने न्याय की संज्ञा दी है। साम्यवाद प्लेटो की दृष्टि में न्याय के सिद्धांत का एक अनिवार्य परिणाम। अतः राज्य के दो वर्गों, शासक और सैनिक वर्ग के लिए ये उपयुक्त है कि वे साम्यवाद के अनुशासन में रहे, जिससे वे विवेक तथा निस्वार्थता के साथ अपना जो कर्तव्य है, राजा का जो कर्तव्य है, सैनिक का जो कर्तव्य है, उसका वो पालन कर सकें। इसके लिए अत्यंत जरूरी है कि उन्हें साम्यवाद के अनुशासन में रखा जाए। चतुर्थ आधार है व्यवहारिक आधार। प्लेटो की साम्यवादी योजना का व्यवहारिक आधार भी है। संपत्ति विषयक साम्यवाद को वह इसलिए आवश्यक मानता है कि राज्य की राजनीतिक शक्ति तथा आर्थिक शक्ति एक हाथों में नहीं होनी चाहिए। जिनके पास राजनीतिक शक्ति हो उनके पास आर्थिक शक्ति नहीं होनी चाहिए। प्लेटो का ये स्पष्ट मानना है कि ये दोनों शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए। साथ ही इसमें अनेक गंभीर खतरे भी उत्पन्न हुए हैं। आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति का एकीकरण आदर्श जो राज्य है प्लेटो का, उसके लिए गंभीर संकट डाल सकता है, क्योंकि ये एकीकरण शासक के विवेक को कुंठित कर देता है और वह निस्वार्थ सेवा कर्तव्यपरायणता को तिलांजलि देकर एक अंधे एवं विवेकहीन की भांति अपनी समस्त राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अधिकतम व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए करने लगता है। उसके इस प्रकार के आचरण को अनुचित आचरण की प्रतिक्रिया शासित वर्ग में होती है। वे उसके अज्ञान, अलोलुपता, स्वार्थपूर्ण व्यवहार से घृणा करने लगते हैं। समय के साथ उनमें शासक और शासित में वैमनस्य की खाई बढ़ने लगती है, जिसके विकराल रूप धारण करने पर राज्य के विभाजन एवं समाज के अंत होने तक का खतरा पैदा हो जाता है। अतः व्यवहारिक रूप से ये तकाजा है कि इस प्रकार के संभावित खतरे से त्राण पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए शासक वर्ग को संपत्ति के स्वामित्व से सदैव के लिए वंचित रख दिया जाए। पांचवा आधार है पॉलिटिकल, जिसको हम कह सकते हैं राजनीतिक आधार। सेबाइन का मानना है कि प्लेटो का साम्यवाद मुख्यतः राजनीतिक उद्देश्य लिए हुए था। साम्यवाद की स्थापना में प्लेटो ने अनेक राजनीतिक समस्याओं का समाधान देखा है। इस सिद्धांत से एक राजनीतिक समस्या यह हल होगी कि राज्य की एकता तथा खुशहाली निरंतर बनी रहेगी, क्योंकि राज्य के विभिन्न वर्गों के लोगों में पद लोलुपता एवं प्रतिस्पर्धा का अभाव होगा। वे अपने दायित्वों का पूरा करने में श्रेष्ठ ढंग से निरंतर कार्य करने लगेंगे। इसलिए बाकर का कहना है कि यह सिद्धांत केवल शासक वर्ग के लोगों के लिए है, अतः इसका संबंध राज्य के उन लोगों से है जिनके हाथों में राज्य के राजनीतिक जीवन की बागडोर होती है। इस प्रकार प्लेटो ने मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, नैतिक, व्यवहारिक और राजनीतिक आधार पर संपत्ति के साम्यवाद के पक्ष में तर्क दिए हैं। अब हम इस सिद्धांत की आलोचना, विद्वानों ने क्या किया, इसकी खूब आलोचना हुई है। इस सिद्धांत की क्या क्या प्रमुख आलोचना है, उन आलोचनाओं को पढ़ेंगे।
पहली जो आलोचना की जाती है वह है अर्ध साम्यवाद। प्रोफेसर बाकर और प्रोफेसर नेटलशिप का मत है कि प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद अर्ध है, मतलब आधा है। ये समाज के सभी वर्गों पर लागू नहीं होता, सभी वर्गों पर लागू नहीं होता। ये तो समाज के केवल दो वर्गों, शासक और सैनिक पर लागू होता है, जो संख्या में अल्पमत में होते हैं, जो संख्या में कम है उन पर ही लागू होता है, इसलिए ये अर्ध साम्यवाद। दूसरी आलोचना की जाती है ये एकदम अव्यवहारिक और नकारात्मक है, अव्यवहारिक और नकारात्मक सिद्धांत है। प्लेटो का साम्यवाद अव्यवहारिक भी है और नकारात्मक भी है। यह राज्य की समस्त जनता के भौतिक कल्याण की बात नहीं करता। उत्पादकों को व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार है। शासक और सैनिकों को उससे वंचित रखकर यह राज्य की एकता को बनाए रखने के स्थान पर राज्य की एकता में विभाजन को बढ़ावा देता है। यह एक राज्य में दो राज्यों को जन्म देता है, इसलिए ये सकारात्मक भी नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है। तीसरी आलोचना यह की जाती है संपत्ति की समस्याओं को सुलझाने में ये असमर्थ है। संपत्ति का साम्यवाद संपत्ति से उत्पन्न होने वाले समस्याओं, झगड़ों, जटिलताओं को समुचित रूप से सुलझाने में असमर्थ है। जो वर्ग संपत्ति वहीन है, एक तो वह संपत्ति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझ ही नहीं सकता, दूसरे उसके द्वारा जो समाधान किए जाएंगे वह एकदम अपर्याप्त और अनुचित होंगे। मतलब राजा के पास संपत्ति नहीं और राजा को ही संपत्ति की समस्याओं का समाधान करने को कहा जाए तो उनके जो समाधान है वह अनुचित और अपर्याप्त होंगे। चौथी आलोचना की जाती है मानव प्रकृति के विपरीत। मानव प्रकृति के विपरीत है। युगों युगों से व्यक्तिगत संपत्ति मानव व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति और उसके सामाजिक स्तर का चिन्ह रही है। अतः व्यक्तिगत संपत्ति से समाज के एक बहुत बड़े भाग को वंचित कर देना मानव स्वभाव की एक तरह से पूरी तरह से उपेक्षा करना है, बल्कि मनुष्य को प्रगति को अवरुद्ध भी करना है। तो प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है, ये अव्यवहारिक है, संपत्ति की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ हैं तथा मानव प्रकृति और स्वभाव के विपरीत है। अब इस चैप्टर में अंतिम जो बिंदु आता है वह है अरस्तु द्वारा प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना। अरस्तु ने प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की कुछ आलोचना की है, उनको भी हम देख लेते हैं। उनको समझ लेते हैं। तो पहली आलोचना जो अरस्तु ने की है कि अरस्तु के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक ये केवल आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान प्रस्तुत करता है। ये केवल आध्यात्मिक ईश्वर से संबंधित बुराइयों का भौतिक निदान या उपचार प्रस्तुत करता है, जिसके परिणाम
पॉजिटिव या आशा अनुकूल नहीं हो सकते। दूसरा प्लेटो का मानना है कि प्लेटो का साम्यवाद समाज की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है। ये व्यक्ति को अधिक महत्व नहीं देता है, बल्कि समाज की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है। तीसरी आलोचना जो की जाती है, ये सामान्य अनुभव के विपरीत है। अरस्तु कहता है कि प्लेटो का साम्यवाद सामान्य जीवन के सामान्य अनुभव जो होते हैं उसके एकदम विपरीत है। ये बिल्कुल उल्टा है सामान्य जीवन। चौथी आलोचना अरस्तु करता है कि यह व्यवस्था समाज में झगड़ों और फूट को बढ़ाने वाली है। व्यक्तिगत संपत्ति में व्यक्तिगत स्वार्थ का क्षेत्र अलग होने से पारस्परिक कलह का एक प्रमुख कारण दूर हो जाता है, किंतु साम्यवाद में व्यक्तिगत क्षेत्र सुनिश्चित न होने के कारण विवाद अधिक होगा, अतः समाज की उन्नति अवरुद्ध हो जाएगी। अगली आलोचना की जाती है कि उसका जो साम्यवाद है वो उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता, यानी जिसकी जनसंख्या लगभग आधे से अधिक होती है उस पर यह लागू नहीं होता। इस प्रकार यह राज्य की समस्त जनसंख्या के भौतिक कल्याण की ध्यान नहीं रखता और राज्य को दो विषम समुदाय में बांट देता है, जिससे देश की एकता को बनाए रखना संभव नहीं है बल्कि असंभव है। इसलिए प्लेटो ने भी जो अपना विचार व्यक्त किया उसकी अनेक आलोचनाएं की गई। छठी आलोचना ये की जाती है, मनुष्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है कि वह निजी संपत्ति रखना चाहता है। उसमें गर्व और गौरव का अनुभव करता है, उसे बढ़ाने में रात दिन लगा रहता है। किसी वस्तु को अपना समझने में मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है, अवर्णनीय, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। साम्यवाद में उसको ये लाभ नहीं मिल पा रहा। अब अंतिम आलोचना जो अरस्तु ने की है कि प्लेटो राज्य की एकता पर बल देता है। प्लेटो राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का अंत चाहता है। परंतु ये एकता शिक्षा के द्वारा भी हो सकती है, न कि साम्यवाद के। अतः साम्यवाद का जो सिद्धांत है अनावश्यक प्रतीत होता है। अंत में हम देखते हैं कि इसका क्या महत्व है। अनेक कमजोरियों के बावजूद भी कुछ लेखक ऐसे हैं जो इन आलोचनाओं को अविवेकहीन और इतिहास की उपेक्षा मानते हैं। इन लेखकों की मान्यता है कि व्यक्तिगत संपत्ति का इतिहास तो केवल 4 से 5 हजार वर्ष पुराना है। प्राचीन समाजों में भूमि तथा अन्य वस्तुएं सामूहिक होती थी। इन लेखकों की मान्यता है कि वर्ग भेद कार्य विशिष्टीकरण के कारण ही किया गया है, कटुता या संघर्ष उत्पन्न करने के लिए नहीं। इसलिए गार्नर कहते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद सारे समाज के कल्याण के लिए है, यद्यपि ये सारे समाज के लिए नहीं है। यह एक ही हाथों में राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण होने से बचाता है। तो इस प्रकार आज हमारा ये टॉपिक प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत जो दिया है प्लेटो ने वो पूरा होता है। इस संबंध में आपकी कोई शंका हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप अवश्य मैसेज कर सकते हैं। आप इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना और देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।